अस्सलाम वालेकुम। पीसीओएस पाकिस्तान की ख़वातीन में बढ़ता हुआ एक मर्ज़ है जो कि कई लाइफ लॉन्ग बीमारियों की वजह बनता है और ज़्यादातर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम वन ऑफ द बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन लाहौर डॉक्टर सबाहत खान के साथ मौजूद हैं जो हमें पीसीओएस के बारे में तफसीलन बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और फर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। गुज़िश्ता 16 साल से मैं इस हेल्थ के शोबे से वाबस्ता हूँ और मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों में खिदमत सर अंजाम दे चुकी हूँ। अब बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की अहम वजूहात और रिस्क फैक्टर्स की। वजूहात में अहम वजूहात हार्मोनल इम्बैलेंस है। हमारी बॉडी में मेल और फीमेल हार्मोन्स की एक ख़ास मिक़दार प्रोड्यूस होती है। जब इनके तवाज़ुन में ख़राबी पैदा होती है तो अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होना या प्रोलैक्टिन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाए या सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाए, तो इसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। जिन फैमिलीज़ में नानी अम्मा वालदा और बहनों में ये अलामात पाई जाती हैं, उन्हें पॉलीसिस्टिक डिजीज़ होती हैं, उन फैमिलीज़ की बच्चियों में भी ये अलामात होने की स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस एक फैक्टर है कि इंसुलिन बॉडी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाती है, क्वालिटी ऑफ इंसुलिन ख़राब होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल हाई होता है। अगेन वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाकी सारी अलामात भी आना शुरू हो जाती हैं। रिस्क फैक्टर्स में कुछ फैक्टर्स जो हैं वो फैमिली हिस्ट्री जो जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है, उन बच्चियों में ये डिज़ीज़ आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जिन फैमिलीज़ में मोटापा ज़्यादा होता है वो, या जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल ना हो, या जिनकी डाइट में मीठा या जंक फूड ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें रिस्क फैक्टर हैं इस डिज़ीज़ के लिए। अब बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की वजूहात और रिस्क फैक्टर्स की। पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी है जो ख़वातीन में आजकल बहुत कॉमन है। मगरबी ममालिक में इसकी प्रेवलेंस 4 से 7% है, जबकि जनूबी एशिया जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है तकरीबन 33% फीमेल पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। पीसीओएस की मुख्तलिफ अलामात हैं, जिसमें कुछ अलामात ये हैं कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी माहवारी का इरेगुलर होना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसके अलावा वेट गेन भी हो सकता है और बाज़ों का मुंह पे सख्त बाल आना शुरू हो जाते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी सख्त बाल आते हैं, या फिर सर के आगे के हिस्से से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ऑयली स्किन हो जाती है जिसकी वजह से एक्नी का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा शादी के बाद ख़वातीन में कंसीव करने में यानी हमल करने में दुश्वारी पैदा होती है। ये चंद अलामात हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। इसकी तशख़ीस के लिए अगर कोई भी अलामात आपको ज़ाहिर हो तो उसके लिए आप अपने मुस्तनद डॉक्टर के पास गायनोकोलॉजिस्ट से रुजू करें और उनको अपनी अलामात बताएं। सबसे पहले तो वो आपसे हिस्ट्री लेंगे, इन सब अलामात के बारे में पूछेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाएगा इन सब बातों से, इस हिस्ट्री से। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का इफ़ेक्ट हमारी बाकी बॉडी के बिलअमूम और बिलखसूस हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे होता है। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, यानी माहवारी आगे पीछे हो जाती है, रेगुलर पीरियड पे नहीं आती। इसके अलावा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होता है, और यानी अगर हमल करना चाहें, एग मैच्योर नहीं बन रहे होते और ख़वातीन को हमल करने में दुश्वारी होती है। अगर हमल हो भी जाए तब भी मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है। जितने भी मिसकैरेजेस होते हैं उसमें 70% कॉज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पाई गई है। और इसके अलावा जो है बाकी बॉडी पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, शुगर लेवल हाई हो सकता है, दिल का आर्जा हो सकता है, या पेशेंट को डिप्रेशन भी हो सकता है। मेरे ओपिनियन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज डिज़ीज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन लाइफ में की जा सकती हैं जिसकी वजह से इसकी अलामात कुछ कंट्रोल हो सकती हैं या इसके मुज़र असरात से बचा जा सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइफ में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो कि इसके इफ़ेक्ट्स को कम कर सकती हैं। और मेरे ख्याल में 70% इसका इलाज तो पेशेंट के ख़ुद के हाथ में है कि अगर वो ये मॉडिफिकेशंस कर ले तो काफ़ी हद तक इसके सिम्टम्स रिलीव हो सकते हैं।
बाकी 30% हम मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो तो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट तो वेट रिडक्शन है कि अगर पेशेंट वेट रिड्यूस करता है तो उसके काफ़ी सारे मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं। उसका बच्चेदानी में अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पहले इरेगुलर था वो रेगुलर हो जाता है, अगर किसी को हमल होने में दुश्वारी हो जाती है तो मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे पेशेंट जब वेट रिड्यूस करते हैं तो उनका हमल खुद ब खुद ही हो जाता है विदाउट टेकिंग एनी ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो है डाइटरी मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फाके करें, डाइट प्रॉपर लें लेकिन डाइट को मॉडिफाई कर लें। आप कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें अपनी इनटेक में, आप जंक फूड कम करें, बेकरी आइटम्स, जूसेस और मीठा ये सब कट डाउन कर दें अगर अपनी डाइट में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसकी जगह आप प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, आप ऑयल फ्री चीज़ें ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके वेट को भी रिड्यूस करेंगी और आपके सिम्टम्स को भी इम्प्रूव करेंगी। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, ये नहीं है कि एक दिन एक्सरसाइज की, 2 दिन एक्सरसाइज की और उसके बाद छोड़ दें। आप एक रेगुलर एक्सरसाइज 40 to 45 मिनट्स की सुबह और शाम करें जिससे आपके वेट रिडक्शन में हेल्प होगी। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप, 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप रात के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ हार्मोन्स हमारे रात के टाइम सोते हुए रिलीज़ होते हैं। जब हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, हम रात को जागते हैं देर तक और सुबह देर तक सोते रहते हैं तो सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती हैं। सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताई है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाने पीने की चीज़ों को चेंज करना है, नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा आना है, बल्कि आपने उसकी टाइमिंग्स भी सेट करनी है कि आपने प्रॉपर टाइम पे सुबह 7 बजे नाश्ता लें, 2 से 3 बजे तक आपने दोपहर का खाना ले लें और मैक्सिमम 8 से 9 बजे तक शाम को रात का खाना आप ले लें। इसके अलावा अपनी लाइफ से स्ट्रेस को ज़रा कम करें। इन सारी चीज़ों से आपकी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी और सिम्टम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। बाकी आपकी जो अलामात हैं जो कंट्रोलेबल नहीं है इन मॉडिफिकेशन से तो उनके लिए हम मेडिसिन देते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो तो उसके लिए हम हार्मोनल पिल्स देते हैं जो कि पेशेंट 3 से 6 माह के लिए लेते हैं। उसके बाद पेशेंट के हार्मोन्स बैलेंस जब होते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उनका साइकिल रेगुलर हो जाता है। किसी पेशेंट को अगर वेट ज़्यादा है तो उसको हम मेटफॉर्मिन देते हैं या मायोनोसिटोल देते हैं, उससे वेट रिडक्शन में हेल्प होती है। किसी को अगर मुंह पे, चेहरे पे या बॉडी पे बाल ज़्यादा आ रहे हैं या फिर कोई और एंड्रोजेनिक इफेक्ट आ रहे हैं तो हम उनको एंटी टेस्टोस्टेरोन मेडिसिन कुछ देते हैं जिससे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और ये इफ़ेक्ट्स आना कम हो जाते हैं। ऑल्दो जो बाल आ चुके हैं वो इन मेडिसिन से नहीं जाते हैं लेकिन नए बाल आना बंद हो जाते हैं। जो बाल ऑलरेडी आ चुके हैं ज़्यादा उनके ट्रीटमेंट के लिए लेज़र थेरेपी है, ब्लीच है, वैक्सिंग है, ये कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जिन ख़वातीन को हमल होने में दुश्वारी होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए हम ओवुलेशन रिडक्शन करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं जिससे उनके अंडे मेच्योर होते हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया की ताकत को तो हम डिनाई कर नहीं सकते। सोशल मीडिया के ज़रिए हम सब तक अवेयरनेस दे सकते हैं इस डिज़ीज़ के बारे में और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस सिलसिले में बेनिफिशियल है वो हम पहुंचा सकते हैं लोगों तक और उन्हें अवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस देना ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स शुरू से ही रिकग्नाइज़ करें कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो उनके लिए किस हद तक बेनिफिशियल है। जंक फूड को अवॉइड करें, डिस्करेज किया जाए प्रोसेस्ड फूड को और नेचुरल फूड की तरफ ज़्यादा आया जाए, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में पेरेंट्स को अवेयरनेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों की तरबियत करते हैं शुरू से, उनकी रूटीन सेट करते हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, उनकी डाइट जो है नेचुरल फूड की तरफ ज़्यादा आएँ और प्रोसेस्ड फूड को डिस्करेज करें। और इसके अलावा ये है कि अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना मुस्तनद गायनोकोलॉजिस्ट से रुजू करें ताकि उनके प्रॉब्लम्स टाइमली एड्रेस किए जा सकें और वो मज़ीद किसी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। शुक्रिया।